गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमिक्स क्लास 12 पार्ट 3 है, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बस डिमांड क्यों करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब अगर आप इंडिया में बैठे हो तो किस चीज़ की डिमांड करोगे जो आपके पास नहीं है, और जो चीज़ नहीं है वो क्या चीज़ नहीं है आपके पास, डॉलर्स। तो डॉलर्स की डिमांड क्यों करोगे? तो नंबर 1 द रीज़न इज कि भाई डिमांड इसीलिए होती है क्योंकि आपको गुड्स खरीदने हैं, विदेशी गुड्स खरीदने हैं तो विदेशी पैसा देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज यू नीड टू मेक द पेमेंट। Imports require to make payment in the foreign currency, तो आपको डिमांड करनी पड़ती है। दूसरा क्या होगा बेटा? टूरिज्म। अगर आपको विदेश घूमना है और विदेश जाना है तो यहाँ से टूरिज्म, मतलब वो जब बाहर जाओगे तो आपको विदेशी मुद्रा, विदेशी करेंसी चाहिए होगी। जब मैं गया था तो मुझे यहाँ से कुछ पैसे ज़रूरत पड़े हुए थे, तो मैंने वो पैसे इंडियन को बाद में इंडियन को इलीगली कन्वर्ट कराया था, क्योंकि लीगली कन्वर्ट कराते तो उसमें ज़्यादा टैक्स जाता है। तो मैंने जैसे सपोज करो अल्मा पे अभी बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, कितने डॉलर रखे हुए हैं, मैंने गया अल्मा से डॉलर ले लिए रेट्स पे। पर जब आप RBI पे अगर जब जाते हो तो उनसे पैसा लेते हो, इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से लेते हो पैसा, तो वो जो रेट है उसके ऊपर कुछ चार्ज भी काटते हैं। तो ये टूरिज्म के लिए मुझे पैसा चाहिए होता है। अब टूरिज्म के लिए पैसा, क्योंकि हमें जब हम उधर जाएंगे किसी देश में तो वहाँ पे इंडियन तो नहीं चलेगा, डॉलर। अगर हम USA में जाएंगे तो डॉलर चलेगा, कनाडा में जाएंगे तो कैनेडियन डॉलर चलेगा। तो ये पैसा हमें चाहिए होगा टूरिज्म पे। ग्रांट्स और डोनेशन भी इसी में आते हैं। ग्रांट्स डोनेशंस वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होते हैं, वो उसका अलग होगा, ठीक है ना। तो फॉर टूरिज्म पीपल have to make payment to meet the expenditure in foreign currency। वैसे आप क्लास 11th 12th में हैं, तो अगर आपके पास डिमांड पर फॉरेन एक्सचेंज आता है तो अगर मैं अभी नोट्स लिखवाऊं तो अगर नोट्स में ये लिखवा दूं इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और आपको इसका मतलब पता है तो अब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये मैं बुक से थोड़ी लिखवा रहा हूँ, ये अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, 2-3 वर्ड्स कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ, कुछ प्लस ऑन कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, बस वही लिखवाने की कोशिश करी जा रही है और कुछ नहीं करा हुआ। द मेन थिंग वॉज हेडिंग, ठीक है ना। राइट डाउन यूनिलेटरल ट्रांसफर। व्हाट आर यूनिलेटरल ट्रांसफर? The transfer which has to be done, ये लिखना नहीं है, यूनिलेटरल ट्रांसफर को समझा रहा हूँ। ऐसे ट्रांसफर जो हम करते हैं बिना सोचे कि हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा। सपोज करो हमने क्या कहते हैं, लेबर मजदूरी करी, तो हमने अपना टाइम दिया, तो हमें क्या चाहिए होगा? पैसा, ठीक है ना। आप कोई सामान खरीदते हो, आपने पैसा दिया, तो आप इन रिटर्न क्या चाहते हो कि आपको कुछ सामान मिले। बट अगर मेरी दादी माँ मुझे पैसा देती तो इन रिटर्न क्या चाहती है? कुछ नहीं, लव एंड अफेक्शन। मेरा क्या कहते हैं, अगर भांजा आया और वो क्या कहते हैं वो विदेश में चला गया और मुझे कुछ गिफ्ट भेजना है, तो मुझे क्या पैसे, उसको मैं जो पैसे भेजूंगा तो ये सोच के भेजूंगा कि मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर आर वन वे ट्रांसफर, और फैक्टर पेमेंट आर 2 वे, ठीक है ना। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर में जैसे मैं अगर USA में रह रहा हूँ और मुझे इंडिया में पैसा भेजने हैं, या इंडिया में रह रहा हूँ मुझे USA में पैसा भेजने हैं, तो उसके लिए मुझे पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। Foreign exchange is required to make unilateral transfer like
गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्री, सॉरी। अगर आपको यूएसए में फ्लैट लेना है तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अच्छा, गिव मी 5 नेम्स ऑफ करेंसीज, 5 करेंसी नेम्स इन रुपी, डॉलर, येन कहाँ का है, यूरो कहाँ का है, यूरोप का, और दिरहम कहाँ का है, हबीबी कम टू दुबई, टाका कहाँ का है, बांग्लादेश, और जापान का क्या है, येन। क्या जापान की करेंसी हमसे महंगी है या सस्ती है? सस्ती है, मतलब जापान का पैसा हमसे कमज़ोर है, ठीक है। परचेज ऑफ असेट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री, परचेजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, और फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट का मतलब जानते हो क्या होता है? शेयर, डिबेंचर यानी इन्वेस्टमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल असेट रिक्वायर फॉरेन करेंसी। उसका क्या है वियतनाम का? वियतनाम का क्या है? इज इट साउथ अफ्रीका कुछ गंदा नेम से है क्या? कुछ क्या है? सोच है, पता नहीं क्या सोच, क्या नाम क्या रहेगा? नाम है बताना, बोल दे बताना। ओके श्योर, शांत, ठीक है। ओके, वियतनाम में जब हमारे इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम के, दे पोस्ट दैट दे हैव स्पेंड 2 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपीज फॉर अ लंच। बहुत सस्ती है। तो वो इसीलिए होता है कि वहाँ पे 1 रुपया हमारा, मे बी आई एम रॉन्ग बट आसपास भी हो सकता है, 1 रुपया हमारा 287 वियतनाम रुपए के बराबर होता है। वियतनाम रुपए, ठीक है ना। तो अगर इंडिया में जो बिल 1000 रुपए का आएगा तो वहां पे वही बिल कितने का आएगा? 301 हो गया है, तो 301 बराबर 287 नहीं आता मुझे, 3-4 साल पहले ही पुरानी बात होगी शायद। 2 लाख मतलब अभी के लिए बिल जो मल्टीप्लाई 2,87,000 रुपीज़। तो अब आप ऐसा बिल डालोगे और उसके आगे भी रुपीज़ लिखा रहता है, तो कैसा लगता है भाई साहब कितना पैसे वाला वो है। पर खर्च कितने करे उसने? 1000 रुपये। तो आप धोखे में मत आइएगा, जो वियतनाम है वो बहुत वैसा मतलब अच्छी जगह है घूमने की, बट चीप है। ऐसी आजकल एक नई कंट्री, बहुत नई पुरानी कंट्री है बट बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, दैट इज़ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं आजकल। बाली इज अ हनीमून एरिया, वियतनाम इज अ मतलब अ काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से मिनी गोवा, ठीक है ना। ओके, नाउ वी कम टू लास्ट पार्ट, दैट इज 5th, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। कोई लोन लिया हुआ है आपने, अब उसको चुकाना है, वो भी कौन सा लोन है? विदेशी लोन। तो जब चुकाओगे तो विदेशी मुद्रा चाहिए होगी, विदेशी करेंसी चाहिए होगी, इसके लिए आप डिमांड करोगे। पेइंग बैक द इंटरनेशनल लोन
रिक्वायर फॉरेन करेंसी, बस खत्म। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ग्राफ, डिमांड ग्राफ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बच्चों कितने बच्चे ये मुझे बता सकते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब क्लास 11th में होता था। डिमांड का मतलब खरीदना होता है या बेचना होता है? खरीदने की इच्छा, है ना? तो महंगा खरीदना चाहोगे या सस्ता खरीदना चाहोगे? सस्ता खरीदना चाहोगे ना? ओके अब स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज, शांत हो जाए बेटा। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कहाँ पे मीट हुआ, यहाँ पे डिमांड। फॉर दोज हु आर न्यू टू द ग्राफ, आप जितना एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ चलेंगे उतना बढ़ता है, और जितना वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ चलेंगे तो बढ़ता है। वाइस वर्सा, अगर एक्स एक्सिस पे लेफ्ट पे जा रहे हैं तो कम होता है, वाई एक्सिस पे नीचे आ रहे हैं तो कम होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो जब $1 $70 का था तो आप डिमांड कर रहे थे $100 की। कितने डॉलर की डिमांड कर रहे थे? 100। कितने रुपए का डॉलर था? तो आप कितने डॉलर मांगना चाहते थे? 100। तो ये दोनों जहां पे पॉइंट मीट करे वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो पूछूंगा क्वेश्चन प्लीज बताना, उसी से हम लगाएंगे। अब $75 का हो गया तो अब आप कितने डॉलर मांगना चाहोगे? 100 से ज्यादा या 100 से कम? क्योंकि महंगा हो गया, क्योंकि महंगा हो गया। आप महंगी चीज कम खरीदना चाहोगे ना, तो कम किधर होगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। यहां पे कर लेता हूं मैं कुछ 80, ये पॉइंट कुछ यहां पे मिला, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने बोला ये डॉलर अब 65 का हो गया तो अब आपको एक लाइन मिल चुकी, पॉइंट 3 पॉइंट दिख चुके हैं। इन तीनों पॉइंटों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या बन के आता है? एक डिमांड कर्व बन के आता है। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। प्लीज इसको बना लें। ठीक है, इसको बना लें। अब हम आगे बढ़ते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हेडिंग डालें सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब भाई सप्लाई उस चीज की करेंगे जो हमारे पास है। हमारे पास डॉलर नहीं था इसीलिए उसकी डिमांड करी थी, सप्लाई हम इंडियन रुपीस की करेंगे। तो सप्लाई जब करेंगे तो उसके रीजंस क्या होंगे? पहला रीजन एक्सपोर्ट्स। मैं अब इसके अंदर लिखवाऊंगा नहीं, बस पॉइंट्स लिखवाता चल रहा हूं क्योंकि बात वही है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप लोन लेंगे नहीं, मतलब आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे, आप बल्कि लोन देंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे, फॉरेनर हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर, तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से पैसा आया।
सेल ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स एक्सपोर्ट्स नहीं है टू फॉरेन करेंसी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, तो ऐसे में तो उधर भी अगर हमने देखा था तो परचेज भी वही था ना, वहाँ पे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ पे एक फिक्स एसेट की बात हो रही है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने पांचों। अब अच्छा सॉरी, फिफ्थ पॉइंट स्पेकुलेशन डाल दो। स्पेकुलेशंस मतलब जो सट्टेबाज होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, जिनको ऊपर नीचे करना होता है फॉरेन मार्केट्स को, तो उनको रिक्वायर रहती है इसकी से। नेक्स्ट, अब इसका सप्लाई कर्व बना दें। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आप सप्लाई कर रहे हो तो यानी आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो? बेच रहे हो। तो महंगा बेचना चाहोगे या सस्ता? ठीक है, जब प्राइस 70 थे डॉलर की, आप कितना बेच रहे थे? 100। अब सप्लाई 75 हो जाएगी तो आप ज़्यादा बेचना चाहोगे या कम? तो 120 कुछ यहाँ पे, और अगर कम हो जाएगी तो कुछ इस जगह पे, और इन लाइनों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो यू विल गेट सप्लाई का। समझ में आ गया? प्लीज़ बना लें प्लीज़। अब लिखे डिटर्मिनेशन of exchange rate determination of foreign exchange rate। आप सबको पता है ठीक है, ये रेट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आएगी नीचे की तरफ, डिमांड एंड सप्लाई। अब मुझे समझाने की ज़रूरत तो है नहीं है, मेरे को बस ये बताना है कि डिमांड कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इतना तो पता लग गया आप लोगों को। ठीक है, वे सप्लाई कर्व इज़ अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। When they meet, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम रेट, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे वही मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। ये रेट है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, नीचे क्वांटिटी है यहाँ पे। इसमें ये कलर ब्लैक है और इसमें यहाँ पे ये पर्पल है। हाँ देख के देखो तो यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे पर्पल है। अब इतना तो समझ में आ गया, डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, और जहाँ इंटरसेक्शन करते हैं उसको इक्विलिब्रियम रेट बोलते हैं। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, व्हेन डिमांड कर्व इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व, फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट फ्लो, वी गेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। बस खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, इतना ही होता है और कुछ नहीं पढ़ना होता। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ग्राफ की हेडिंग है और कुछ नहीं है,
बस समझने की ज़रूरत है उसको। चेंज इन एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट चेंज कैसे होते हैं? चेंज इन एक्सचेंज रेट, नंबर 1 चेंज इन डिमांड की वजह से। और डिमांड चेंज दो तरीके से होती है, पहली होती है इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरी होती है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड बढ़ गई, और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड कम हो गई। जब इंक्रीज इन डिमांड होती है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कौन सा शिफ्ट होता है? राइटवर्ड शिफ्ट। और डिक्रीज इन डिमांड होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्लीज इसको देखते हैं आप। ये डिमांड कर्व है, और ये यहाँ पे ये क्या आता है? रेट। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे ये जो ये आउटपुट आया, ये रेट आए। अब स्क्रीन पे देखना, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा। डिमांड कर्व इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा? अब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट इस साइड को होगा या इस साइड को? इस साइड को होगा ना। ए को होगा या बी को? बी की तरफ होगा। तो बस वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया मैंने। इसको क्या बोलूं? D1। अब ये मेरा पहला ई था, अब ये दूसरा ई मिल गया मेरे को। तो अब जब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड में, तो रेट बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ गए। चेक करो, पहले ये रेट है ना। अब जब सप्लाई कर और डिमांड कर इंटरसेक्ट दूसरी जगह पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहे हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से करा तो रेट बढ़े हुए हैं या कम है? बढ़े हुए हैं, और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। आप किसी चीज की डिमांड करेंगे, सप्लाई उतनी होगी तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना। ये जो था वो किस वजह से हुआ? इंक्रीज इन डिमांड। व्हाट इफ अगर डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सबसे पहले तो, दैट इज D2। और ये इंटरसेक्ट कहां पे करा इन लोगों ने? इस पॉइंट पे। तो ये R2, ये E2 और ये Q2। तो अब चेक करो, अब पहले से कम है ना हम लोग, रेट कम हो गए ना, तो इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपसे पूछे पहले आप इक्विलिब्रियम पे बना देना, फिर पूछा अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो राइटवर्ड देख लेना, फिर आंसर क्या आता है बस ये बताना होगा कि रेट बढ़ गए, क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है ना। इस वाले केस में रेट भी बढ़ गए, क्वांटिटी भी बढ़ गई। इस वाले केस में रेट कम हो गए, क्वांटिटी भी कम हो गई। समझ में आ गए? सेम वे चेंज इन डिमांड की जगह पे आ जाएगा चेंज इन सप्लाई। इसको बना लिया आप लोगों ने? टेक टाइम। नाउ व्हाट इफ अगर चेंज इन डिमांड हो, चेंज इन सप्लाई हो जाए? सप्लाई भी दो तरीके से चेंज होती है। पहला पॉइंट इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को कि आपको रीजंस पता होंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई क्यों हुआ।
कोई मुझे बता सकता है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई के रीजन क्या होंगे? जो डिमांड के रीजन से ना, जैसे डिमांड का पहला रीजन क्या था भैया? इंपोर्ट ऑफ, तो वो और बढ़ गया, टूरिज्म और बढ़ गया, और जब डिक्रीज का करना होगा तो घटा देना, ठीक है ना। सेम में सप्लाई में रहेगा। यहां पे आप रेट लिखेंगे, यहां पे क्वांटिटी, आपका डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये जो पॉइंट आया इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जो रेट आया वो इक्विलिब्रियम रेट, और जो क्वांटिटी आई वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड होगी या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। और डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड। सेकंड क्वेश्चन, ए और बी, इंक्रीज इन सप्लाई ए में होगी या बी में होगी? बी में। राइटवर्ड शिफ्ट बी है, तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से लेके गया, ये S1 ये इंटरसेक्शन यहां पे हुआ, ये E1 आ गया, ये R1 आ गया, ये Q1 आ गया, और ये वजह क्या रही इसकी? इंक्रीज इन सप्लाई। और इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्या हुआ? रेट कम हो गए और क्वांटिटी बढ़ गई। चेक करो, रेट कम हो गए ना और क्वांटिटी बढ़ गई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज होता है, वो कर दिया हम लोगों ने S2। ये मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, ये R2 और ये Q2 दैट इज लेफ्टवर्ड। इसका रीजन क्या है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ? रेट बढ़ गए, क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, दैट्स इट फॉर माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, इतना ही पढ़ाया। अब एक क्लास और रह चुकी है इसके ऊपर जो हम कर देंगे, जिसमें हम आपको डीमेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट रह गए हैं वो पढ़ाएंगे, और फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बारे में। दैट्स इट फॉर माय साइड, थैंक यू एवरीवन।